नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे इकोनॉमी की सेहत की। जी हाँ, पहली तिमाही के ग्रोथ नंबर्स हमारे सामने हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग जीडीपी नंबर्स के तौर पे जानते हैं। चालू वित्त वर्ष जो कि FY24 के नाम से जाना जाता है, उसके Q1 के नंबर्स आए हैं ग्रोथ के 7.8%, जो RBI का अनुमान था उससे स्लाइटली लोअर। 8% उनका अनुमान था, 7.8% आए, हमारा अनुमान 7.9% था, लेकिन 7.8% भी काफ़ी बढ़िया है, नंबर ठीक दिख रहा है। लेकिन जब इसके इंटरनल्स में आप जाएंगे तो एक दो पॉकेट्स में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत दिख रही है। जैसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टेपर डाउन हुई है। अभी समझेंगे उसको कि ऐसा क्यों हुआ। 4.7% है और पिछले साल की इसी पहली तिमाही से जब हम कंपेयर करते हैं तो उस साल 6.1% थी। इसी तरीके से ट्रेड होटल्स की ग्रोथ है वो 9.2% है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 25% थी। मे बी कि वो क्वार्टर एक बहुत हाई बेस वाला भी रहा हो, उसको हमें देखना चाहिए। साथ ही Q1 हमेशा एक सीजनल इम्पैक्ट में भी आता है। क्यों आता है ये सब चीज़ें भी हम आज चर्चा करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इकॉनमी ऑन ट्रैक है, सही रास्ते पे है, बीच बीच के ब्लिप्स आएंगे, कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उससे हमारा परिचय कराया था, हमारे साथ हिरनदानी ग्रुप के MD निरंजन हिरनदानी जी हैं। साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट MS उन्नीकृष्णन, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एक कैपिटल गुड्स कंपनी को हेड किया है। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील सुब्रमण्यम जी हैं और HDFC बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले गुप्ता जी से समझ लेते हैं थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में कि ये साक्षी जी को नंबर कैसे लगे, आप लोग खुश हैं इस नंबर से? नीरज जी, तो 7.8% ये हमारे एस्टिमेट के इन लाइन में था। हम भी यही एस्टिमेट कर रहे थे कि ग्रोथ इतनी होगी। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला, फर्स्ट क्वार्टर में सीजनल इम्पैक्ट होता ही है, तो थोड़ा ग्रोथ इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली स्लो डाउन करती ही है। इस डेटा के जो अगर हम सेक्टर वाइज अंदर ग्रोथ नंबर्स देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज है। तो नेगेटिव मैं पहले बता देती हूँ। जैसे आपने बोला ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट, अब ये जो एक कैटेगरी है ये पिछले 4-5 क्वार्टर्स से काफी ज्यादा ग्रोथ को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में हमने देखा, फर्स्ट क्वार्टर में, कि इसमें ग्रोथ स्लो डाउन हुई है और हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्लो डाउन हुई। दूसरी जो चीज हमने इस डेटा में देखी है, जैसे आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में इस बार कम है, लेकिन उसके अंदर बेस इफेक्ट भी है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इनपुट कॉस्ट मार्जिन, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर थी। कुछ सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ या नेट सेल्स भी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जो सेक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी से इम्पैक्टेड हैं, वहां पे हमने देखा है कि स्लो डाउन हुआ है। तो ये तो नेगेटिव साइड पे हुआ। एक लास्ट पॉइंट जो पॉजिटिव साइड में हमने इस डेटा में देखा, वो था फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज और रियल एस्टेट। इस सेक्टर के अंदर हमने देखा कि काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, अबाउट 12% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और अगर आप देखेंगे क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है कुछ कुछ सेंटर्स में। तो ये एक चीज थी जो पॉजिटिव थी डेटा में। तो ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड पिक्चर है ग्रोथ। तो साक्षी, जो सीजनल इम्पैक्ट की हम लोग बात करते हैं कि Q1 में चूंकि बारिश का इम्पैक्ट होता है, नया फाइनेंशियल शुरू होता है, इसलिए एग्जीक्यूशन डिलेज या ऑर्डर के L1 डिलेज होते हैं, ये सारे इम्पैक्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। और Q4 इसलिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि कई बार ईयर क्लोजिंग है, तो इसलिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। तो वो इम्पैक्ट अगर इसमें हम डिस्काउंट करें तो नॉर्मलाइज लग रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है? नहीं, मेरे को लगता है नॉर्मल है। और ये मैं नॉर्मल इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि बाकी सारी दुनिया में ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और मतलब हम कंप्लीटली इम्यून नहीं है उस ग्रोथ स्लो डाउन के। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं, आप जैसे देखिए कंजम्पशन ग्रोथ, अगर आप डिमांड साइड से देखेंगे तो कंजम्पशन ग्रोथ इस क्वार्टर में क्लोज टू 6% हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखेंगे
लार्जली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट केपेक्स, उसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये जीडीपी डेटा ऐसा कुछ सिग्नल कर रहा है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही है। आई थिंक दिस इज मोर अभी तक नॉर्मलाइजेशन। ऑफ कोर्स आगे जाके थोड़े रिस्क सब बढ़ गए हैं, पर ये जीडीपी डेटा जो आया है इट शोज कि इकोनॉमी एक्चुअली होल्ड अप कर रही है। होल्ड अप कर रही है। और Q1 जो पिछला वाला था, पिछले साल का Q1 था, उसके सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद उसमें कोविड से निकल के हम तुरंत आए थे, तो वहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स थे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और वो अब तक शायद नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे। ये भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। लेकिन हिरनदानी जी, आपका इलाका जो है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी, तो ये तो आप बताइएगा नंबर कैसे आपको लगे, आप कैसे देख रहे हैं? साक्षी करें, कुछ जगहों पे थोड़ी चिंता है। नीरज जी, मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। हम उम्मीद रख रहे थे कि ये लगभग 15% तक पहुंच सकता था, जो ग्रोथ फैक्टर था। 12% दिखा रहे हैं, और वो जो 12% दिखा रहे हैं वो इस कारण है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में लोग हिचकिचाते हैं फाइनल क्लोजर करने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में वो जो इंक्रीज हुआ है ब्याज का, वो ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग में इफेक्ट हुआ है। इसलिए फर्स्ट टाइम मेरे पूरे लाइफ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो तेजी मिड लेवल हाउसिंग में और हाई लेवल लग्जरी हाउसिंग में जो बढ़ोतरी हुई है वो ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू अफोर्डेबल हाउसिंग, और दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बीइंग टू हाई फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए हमें ये क्लियर कट है कि जैसे नेक्स्ट ईयर सपोज हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ ब्याज गिरेगा, तो उस समय आप ये देखेंगे कि ये ग्रोथ फैक्टर जो हाउसिंग है, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं समझता हूँ ओवरऑल जो ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर और ये साल में भी कंपाउंडेड इंक्रीज आप 12 से 15% तक जा सकता है। तो यह ग्रोथ सेक्टर बहुत काफी ज्यादा है। अर्बन सेक्टर में भी है, सेकंड टियर 2 सिटीज में भी है, और अब टियर 3 सिटीज में भी कुछ उम्मीद हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ोतरी हो रही है। सेकंड पॉइंट जो है, मेन जो बात रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में। आज की तारीख में आप मुंबई जैसे शहर में देखेंगे कि हमारे पास 190 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन। ये 2 साल में हम 300 किलोमीटर ऐड करने वाले हैं। सो ओवरऑल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे शहरों में आ रही है, उसमें काफी आप देखेंगे कि आगे भी काफी उन्नत प्रगति होने वाली। लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में सिर्फ मुझे भय है कि ग्रोथ नहीं होगा। दो ओवरऑल देखा जाए तो आज भी देखेंगे तो 55 to 60% अफोर्डेबल सेक्टर ही है देश में, पूरे देश में देखा जाए तो। सो दिस ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। वो उम्मीद में रख रहा हूं कि लगभग 23-24 के अंदर ये बढ़ोतरी दिखाएगा, एंड यू विल सी एटलीस्ट 12 विल जंप अप टू 15। तो हिरनदानी सर, ये जो आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में उतनी ग्रोथ नहीं है, प्रीमियम और लग्जरी में ज्यादा है, ये कंट्री वाइड फिनोमेना है या मेट्रोज का फिनोमेना है? नहीं, ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देश में देखा जाए तो ये तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, वो क्लियर कट है कि अफोर्डेबल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड शहरों में, ऑफ कोर्स एकदम शहर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं बन रहा है, ये रेडी रेक्टर रेट वगैरह से इतने ज्यादा है, पर लेकिन सबर्बन में देखें, एक्सटेंडेड सबर्ब में देखें, शहरों के पेरिफेरी में देखें, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बढ़ोतरी है वो कम है। तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द इकोनॉमी कंप्लीटली। और मैं समझता हूं इसके ऊपर आरबीआई को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी को भी कुछ गौर देना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट हैव नॉट एडिक्वेट ग्रोथ। ऑफ कोर्स देयर आल्सो हम देख रहे हैं कि 6 to 7% ग्रोथ अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे थे कि इस क्षेत्र को ज्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी। जी, उन्नी कृष्णन सर, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप पिछले साल की इसी तिमाही के सामने देखें, काफ़ी गिरा है। लास्ट क्वार्टर में ध्यान, हम लोग चर्चा कर रहे थे Q4 के नंबर्स पे, तो आप कह रहे थे कि ठीक ठाक आना चाहिए, लेकिन इस बार फिर डिसअपॉइंटिंग। वाई? सब ऐसा है धीरज, मेरा राय ऐसे कि हम जो नंबर को देखेगा 2-3 तरीके से अलग देखेगा, उतना खराब नंबर नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी नंबर है। एक तो चीज ऐसे कि पूरा दुनिया का नंबर्स कैसा है,
क्वार्टर का अगर आप देखेगा, शायद हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का प्लेस अभी भी रखा है, बड़े इकोनॉमियों में नंबर 1 रहने वाला है। और आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का बात किया है, उसमें मैं आपको कुछ दूसरे नंबर्स दे देता हूँ। पिछले साल का Q1 छोड़ दीजिए, Q2 में अपना नंबर -3.6 था, वो इम्प्रूव होके -1.1 हो गया था Q3 में, और 4.5% हो गया था Q4 ऑफ लास्ट ईयर, एंड करंट में 4.7 है। मतलब इफ यू लुक एट एज अ ट्रेंड, manufacturing is on a positive grade only, and where is it gone wrong is what we need to be understanding. अगर आप पूरा अपना जीडीपी का एनालाइज करेगा, सबसे ज्यादा गिरावट एक्सपोर्ट्स में हुआ है। अपना पिछले साल का एक्सपोर्ट्स Q1 में 9.15 लाख कोटी था, और ये साल में एक क्वार्टर में और नीचे गिर के 8.44 करोड़ हो चुका है। मतलब तकरीबन 8% का गिरावट है हमारा एक्सपोर्ट्स में। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां से है? ये अपना मैन्युफैक्चरिंग से हो गया। अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आर रियली ग्रोइंग, वर ग्रोइंग, बट करंट क्वार्टर में नीचे हो चुका है। क्यों हो चुका है वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कैपेसिटी नहीं था, नहीं तो हमको ऑर्डर नहीं मिल सकता था, बट ऑर्डर्स नहीं है दूसरा पूरा दुनिया का मार्केट में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया का 2-3 कंट्री और थोड़ा बहुत अफ्रीका छोड़ के बाकी हर एक जगह पे धीमी चल रहे। तो वो जगह पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा गिरावट हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच ओनली यू आर फाइंडिंग दिस इन मैन्युफैक्चरिंग। देयर इज पॉसिबली लास्ट ईयर 6.1 जो आपने जो 13% का बढ़ावा हुआ था Q1 में, बेस इफेक्ट आप देख लेना वो कितने पैसे अब कोविड से उतर के जो आया जमाने से लेके देखेगा, तो मेरा ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग देयर इज नथिंग टू वरी। मेरा अनुमान है कि ईयर एंड पे जो हमारा नंबर आंकड़ा होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग विल बी अप टू द एक्सपेक्टेशन, इट विल कंटिन्यू टू बी ग्रोइंग। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूं कि कंजम्पशन, सीमेंट छोड़ के, सीमेंट में थोड़ा सा कमी था, स्टील का कंजम्पशन बढ़ गया था। मेरे को इतना क्लियर मालूम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास इतना ऑर्डर्स है आज का दिन में कि कुछ कंपनियों का नाम मैं लेना नहीं चाहता है कि वो लोग थोड़ा ऑर्डर लेने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि इतना ऑर्डर्स है मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का साइड से डरिए मत, कुछ एरिया में हमको डरना चाहिए। एक्सपोर्ट का रियली वरी है हमारा, और ऐसा 3-4 आइटम है वरी वाला आइटम है। अदरवाइज इफ यू रियली आस्क मी, an economy which has grown at a faster rate in the last year with a higher base rate, ये जो ग्रोथ 7.8% in Q1, normally Q1 is a lower growth actually। तो सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हर दिन हम लोग एक कॉर्पोरेट से कम मैं बात करता हूँ, और ये सबका यही एक राय थी कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, कोई ऑर्डर की दिक्कत ही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सपोर्ट से आ रही है, जिसकी वजह से ये नंबर इस तरीके वीक दिख रहा है। साक्षी, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में इसकी चिंता ये जायज़ है यहाँ पे। साक्षी, मैंने आपसे पूछा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पे मैं इस चीज से सहमत हूँ कि हाँ, अभी तक डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रही है। मेरा वरी बट ये है कि यहाँ से आगे जाके आपने अभी तो पीक स्लो डाउन यूएस यूरोजोन में अभी तक आया ही नहीं। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे, एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां पे स्लो डाउन इस साल के एंड तक होना शुरू होगा। दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर हम देखें, इन्फ्लेशन जो है फूड शॉक्स की वजह से बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, और लिक्विडिटी टाइटनेस की वजह से उस पर अभी भी अपसाइड प्रेशर। तो अगले 6 मंथ्स तक अगर हम कंज्यूमर डिमांड की बात करें डोमेस्टिकली, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को सपोर्ट करती है, वहां से मुझे उतना सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा अनुमान ये होगा कि आगे 2-3 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में फेस्टिव सीजन आने की वजह से वो पहले से इन्वेंट्री बिल्डअप होना शुरू होता है, तो सेकेंड क्वार्टर में शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, बट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए मैं थोड़ा सा इस वक्त कंसर्न रहूं। नहीं, इस बार तो फेस्टिवल बहुत डिलेड है, इसलिए थर्ड क्वार्टर कवर हो जाएगा उसमें, मुझे लगता है। हाँ, आई एग्री कि थर्ड क्वार्टर फेस्टिव सीजन, चूंकि काफी डिलेड फेस्टिवल हैं,
तो हो सकता है थर्ड क्वार्टर में कवर हो जाए, फोर्थ क्वार्टर में जाके देखें। लेकिन 19 सर वापस आपके पास आता हूँ, ये जो ट्रेड होटल वाले सेगमेंट की ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है, क्या इन्फ्लेशन हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को ईटिंग आउट कर रहा है? 19 सर, मैं कह रहा हूँ 19 सर को शायद आवाज नहीं जा रही है। 19 सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस नीरज, आपने पूछा, मेरे से पूछा था? हाँ, मैंने आपसे पूछा कि ये जो ट्रेड होटल वाला सेगमेंट है जो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्टेड है, चाहे आप क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें, वो काफी नीचे आया है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल से। जो ऑर्डर्स का अभी जो प्रोजेक्ट्स नए अनाउंस हो चुके हैं हिंदुस्तान में, शायद नंबर्स मेरे को देना पड़ेगा। अभी तक मैंने 3-4 साल से एक भी सुपर थर्मल पावर का ऑर्डर नहीं होने वाला था। एनटीपीसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि 18 नया प्लांट्स का ऑर्डर वो देने वाला है। उसमें से पहले का ऑर्डर ऑलरेडी लार्सन टुब्रो को दे चुका है। इतने पीएलआई के बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी बिड्स आ चुके हैं। एपीए बेस्ड का मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है। और चाइना +1 का पहले हम जो बात करते थे उसका ग्राउंड लेवल पे मैं इतना तक जानता हूं कि कितने कंपनियां इधर ऑर्डर्स देना चालू करते हैं। सोलर के लिए रिलायंस का, अडानी का और माइक्रोन का ऑर्डर ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। वाटर प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर हो रहे हैं। तो हर सीमेंट सेक्टर में आपको शायद मालूम नहीं रहेगा कि अपने सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक का 5 प्रोजेक्ट आने वाला है। उसमें से 3 ब्राउनफील्ड का है, 3 ग्रीनफील्ड का, 2 ब्राउनफील्ड का है। सीमेंट का एक कंपनी ने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड नया प्लान का ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर कर चुका है। स्पॉन्ज जायंट के इतने प्रोजेक्ट्स के नया अनाउंस हो चुका है। तो आगे जाके भी मेरे को तो डर नहीं लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया का, और मैन्युफैक्चरिंग का डर रहेगा। उन्नीस सर, ये वाला तो टेकन केयर है। मैं दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे, जो ट्रेड, होटल, सर्विसेज, ये वाला सेक्टर जो मुश्किल में डाल रहा है, क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है क्या? जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ भी हो अपना कंज्यूमर लेवल का inflation is not under control. Though it was under control, again it goes up and down. The yo-yo effect of that will make people possibly save a little more, and the money available in the hand of the people with the inflation will be a little lower. So मेरा ख्याल से आपको ये दिखाई देगा रूरल कंजम्पशन में थोड़ा गिरावट, और मेरा ख्याल से टेंशन उसमें चैलेंज रहेगा, जरूर रहेगा। तो एफएमसीजी एरिया में शायद थोड़ा धीमी हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए, बट जो कैपेसिटी बिल्डिंग उसके लिए जो रहेगा, आज का दिन में हर एक कंपनी जिसका भी आप नाम ले लोगे फूड प्रोसेसिंग एरिया में जरूर आने वाले हैं। बट सर्विसेज आई डोंट नो, आई मीन अदर पीपल आर बेटर टू टॉक अबाउट इट, बट मेरा ख्याल से सर्विस इंडस्ट्री में भी या आपको एक चीज होना क्लियर रखना चाहिए कि पिछले साल में Q1 में जो हो चुका था उतना ग्रोथ कोई भी सेक्टर में इस साल में होने वाला नहीं था, क्योंकि बेस इफेक्ट इतना ज्यादा है। मतलब 8% ग्रोन इंडस्ट्री in some of the areas which you are talking about today, some of them grew in the last Q1 by 20%, 25%, 118% तक ग्रोथ हुआ कुछ एरिया में। तो उतना तो कैसा कर पाएगा इस साल में? So I would specifically say that don't get unduly carried away, but we need to worry about 2 things. Global clues are not very positive, and what we expected related to the political stability for the developed world is missing. America is getting into an election year. Europe is in deep difficulty. War, I mean, where will it end? These are the larger markets of the world, and China is in almost, I would say, that first time. They may not admit it, but it ये is 19 सर, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा रहा है और चाइना में इन्फ्लेशन को फ्यूल किया जा रहा है, और उसके बीच में हमें ये बहुत ही विचित्र सिचुएशन में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन सुनील सर, नंबर आपने देख लिए होंगे डीपली, आपको चिंता हो रही है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, या नंबर बढ़िया है? पहले चीज मैं कहूंगा कि नंबर बढ़िया है, तो फर्स्ट फिक्र करने की बात नहीं। बट सेकंड मैं कहूंगा कि मार्केट की ओर से अब देखें तो ये जो डेटा आता है ना, एक्चुअली ये संक डेटा है। मार्केट को फ्यूचर, इस डेटे से फ्यूचर का क्या मायना लग रहा है वो ज्यादा खास चीज है। तो पहली चीज मैं बताऊंगा कि रॉयटर्स का एक पोल था ऑन द नंबर एक्सपेक्टेड जीडीपी नंबर जो था 7.7। यस,
7.8 मार्केट की उम्मीद से, कंसेंसस से बेहतर आई है, वो पहली चीज याद रखनी चाहिए। सेकंड, ये अप्रैल में जून की बात कर रहे हैं, आज हम ऑलरेडी सितंबर के बिगिनिंग में है। तो अगर आप शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है, जो फॉर जुलाई एंड अगस्त, वो देखें तो बेहतर आ रहे हैं, यानी सेकेंड क्वार्टर के नंबर बेहतर दिख रहे हैं। खास करके मैं बताऊं कि ये 8 कोर सेक्टर होते हैं, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, गैस रिफाइनरी, इनके ग्रोथ जुलाई मंथ में 8% में आ गए हैं, पिछले जून में 8.3 था। तो वो एक ओवरऑल कोर सेक्टर ऑफ द ग्रोथ इकोनॉमी में ठीक ठाक ग्रोथ की मायने दिख रही है। चौथी चीज मैं ये बताऊंगा कि आपको वजह इस बार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की गिरावट के कारण है, मगर सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स जारी है। सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी अभी भी है, मोर देन हाफ ऑफ आवर जीडीपी कम फ्रॉम सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग एक स्टोरी हम बिल्ड कर रहे हैं पीएलआई के थ्रू, ये और वहां पे जुलाई में और एक आंकड़ा आया है कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल टाइम हाई में है जुलाई में। तो क्योंकि मार्केट की ऑलवेज सोच और आईसाइट एक कमिंग क्वार्टर्स के ऊपर और फ्यूचर की डायरेक्शन के ऊपर होती है, इस नंबर से मैं कोई नेगेटिव सरप्राइज बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा हूं। वेयरएज पोस्ट क्वार्टर डेटा जो भी है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले थोड़े अच्छे होंगे, मगर फैक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट शायद अगले क्वार्टर में भी लो आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की स्लोडाउन की बात हो रही है। देखो, चाइना की स्लोडाउन क्यों हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो डेवलप्ड इकोनॉमीज को मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है। तो नेचुरली ये इंडिकेटर है कि वर्ल्ड की स्लोडाउन उधर चाइना में ऑलरेडी ऑर्डर बुक की गिरावट में दिख रही है। तो आने वाली तिमाही में आपको डेफिनेटली वर्ल्ड की स्लोडाउन धीरे धीरे आते हुए दिखेगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पे असर दिखेगा। वो नंबर आपको कम होंगे, मगर मार्केट की कंसेंसस उन्हें बिल्ड कर देगी। वही खास चीज है, क्योंकि जो चीज ओपन में है मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेती है। तो इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज मैं खास करके नहीं कहूंगा। एंड आंकड़े जो आने वाले हैं उसमें मार्केट के लिए अदर देन जीडीपी फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े जो आए हैं, तो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए 33%, यानी जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है उसके लाइन में है, वो प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फ्लेशन की जो मॉनसून की अराइवल अभी सितंबर मंथ की आउटलुक अगस्त और सितंबर को दिखना चाहिए, अब 9% बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो वो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट शायद मार्केट को ज्यादा उसको सोच उसमें देना हो, नॉट ओवर द जीडीपी नंबर। मतलब अगर वेजिटेबल वाली छोड़ दो तो और कोई दूसरा इन्फ्लेशन अचानक से नहीं बढ़ा है, वो तो जो पहले से चल रहा था लगभग वैसे ही, केवल ये वेजिटेबल वाला आउट ऑफ द ब्लू बढ़ गया था। अच्छा, आपने कोर सेक्टर की बात की तो मैं दर्शकों के बेनिफिट के लिए बता दूं कि वो भी नंबर आ जाए थे जुलाई में। आप सही कह रहे हैं कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कई जगहों पे बढ़ के आए हैं। जैसे कि आप कोल प्रोडक्शन देखिए, वो 14.9% है मंथ ऑन मंथ, 9.8 के सामने। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 0.6 से 2.1% की ग्रोथ दिखा रहा है। नेचुरल गैस भी 3.5 से 8.9 पे आ गई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट थोड़ा सा 1% कम है, तो वो उसका कारण ये है कि जो कि रेनी सीजन डीजल की सेल को गिराता है हमेशा, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रिफाइनरी पे आपको दिखेगा। स्टील प्रोडक्शन लेकिन गिरा है सर, मंथ ऑन मंथ 20-21 से गिर के 13.5 पे आ गया है। और वो नेचुरली है कि चीन में जो हो रहा है तो उससे आपका स्टील प्रोडक्शन इम्पैक्टेड होगा। आयरन ओर की कीमतें गिर रही हैं, कॉपर की कीमतें गिर रही हैं, और सीमेंट भी 9.9 से 7.1 बिकॉज ऑफ मानसून, क्योंकि 3 महीने सीमेंट बहुत कम बिकती है, देश में बारिश होती रहती है। तो कोर सेक्टर का नंबर नो डाउट बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हिरनदानी जी, आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया, और अब मैं बात ही करना चाहता हूं कि आगे हेडविंड्स क्या हैं। देखिए, मुझे 2-3 चीज़ों में आप लोग समझाइए एक एक करके, मैं सबसे समझता हूं। एक्सपोर्ट ग्रोथ एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, उसमें तो दिक्कत बनी रहेगी। अब मुझे नहीं लगता कि आरबीआई वाले अचानक से रेट कट पे कोई विचार भी करेंगे वो, क्योंकि उनको लग रहा है टमाटर सस्ते हो गए हैं, अब 30 रुपये किलो टमाटर हो गया तो क्यों काटना रेट, वही तो दिक्कत कर रहा था। ऐसे सिनेरियो में आपको लगता है कि यहां से आगे ग्रोथ की ट्रिगर्स क्या होंगे, या हेडविंड्स ज्यादा है? इलेक्शन भी है, एक बहुत बड़ा हेडविंड है इलेक्शन। नीरज जी, जैसे अभी सुंदरम जी बता रहे थे कि हम फ्यूचर्स को देखना चाहते हैं, मैं तो बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूं। इंडिया स्टोरी बहुत ही पॉजिटिव है, इंटरनल स्टोरी पॉजिटिव है, एक्सटर्नल स्टोरी
जरूर जो इंटरनेशनल हेडविंड्स हैं वो तो रहेंगे, और ये रहेंगे। कल उठ के चाइना कोई और मस्ती करेगी पैसिफिक एरिया में, इंडियन ओशन में, तो और भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि हमारा जो इंटरनल पाथ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अभी जो नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई है वेरियस सेक्टर्स में, और जो बढ़ोतरी दिखा रही है, इट इज वेरी गुड इंक्रीज। बिकॉज आप पहले जो लास्ट ईयर के आंकड़े देखने से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर के वो कोविड के साल से कंपैरिजन हुए थे। सो वो 25% और वो जो ग्रोथ है वो एक्चुअली इस साल के नहीं कर सकते। जैसे आप होटल की बात कर रहे हैं, मैं काफी होटलों में जा रहा हूँ, सब होटल्स के रेट बढ़ गए और ऑक्यूपेंसी बहुत कठिन है। तो वो बढ़ोतरी आप बोल रहे हैं कि और बड़ा नहीं है, वो बात सही है, क्योंकि ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होटल्स और ब्रिंगिंग इनटू ऑपरेशन न्यू होटल्स बंद हो गई है। तो मेरे अंदाज से ये एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि ट्रैवल टूरिज्म, अभी बाहर के लोग कम आ रहे हैं। सब जगह मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम गोवा जैसी जगह हो या कोई श्रीलंका, मालदीव जाइए, मालदीव पहले हमारे इंडियन टूरिज्म 4%, 6%, 7% होती थी। आज के तारीख पे 33% ऑफ मालदीव टूरिस्ट आर फ्रॉम इंडिया। तो ओवरऑल इंडियन स्ट्रेंथ इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू टॉप। ऑफ कोर्स जो आप नीरज जी बता रहे हैं हेडविंड्स रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन इन कंपैरिजन मैं समझता हूं इंडिया विल स्टिल ग्रो मच। और मैं उम्मीद रखता हूं कि द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट प्ले द कार्ड्स राइट, तो हम इसको 10% तक हम ले जा सकते हैं। वी हैव टू ओनली फोकस ऑन इंडिया एंड डू दैट होल थिंग। भी हमें ग्रोथ करनी चाहिए। इस पे आप चाइना की बात कर रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम इंटरनल मोर देन एक्सटर्नल। In external total exports of China was only 16% at the highest peak. तो उनकी इंटरनल ग्रोथ ज्यादा थी पहले, तो उनकी भी ट्रांसपोर्ट, उनकी भी मोबिलिटी, उनकी भी रोड्स, उनके भी बुलेट ट्रेन, उनकी भी फैक्ट्रियां, वो सब जो कर रहे हैं, और वो आज हम कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारी ग्रोथ। लेकिन आई एम वेरी वरीड अबाउट इंटरेस्ट रेट्स। कुछ ना कुछ हमारे आरबीआई को करनी चाहिए कि जो सेक्टरल है उसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। यू कैन नॉट यूज वन इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द सेगमेंट्स। उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां रिटेल बोरोअर्स, जहां होम लोन बोरोअर्स, जहां अफोर्डेबल होम की बात है, वहां मेरे अंदाज से कुछ गौर करें तो और भी आप ग्रोथ स्टोरी ज्यादा देखेंगे रिटेल साइड में, परचेसिंग साइड में। सर ये वाला सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं अपने जानकारों से, 19 से पहले आपसे, फिर आप लोग बाकी हुआ। ब्याज दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, ये इन्फ्लेशन से डिसाइड करेंगे होता है या ग्रोथ से? मेरे अंदाज से नहीं, ग्रोथ, ये आपका तो सवाल है, पहले 19 सर को जवाब देने दीजिए, ये तो क्वेश्चन आपका। 19 सर बताइए, ग्रोथ डिसाइड करेगी कि रेट कट होगा या नहीं होगा, या इन्फ्लेशन? Neeraj, I'm unable to hear you properly. So you are asking whether inflation versus? मैं पूछ रहा हूँ कि एक चिंता ये जाहिर की गई कि रेट कट होना चाहिए, बहुत हाई रेट है, उसकी वजह से ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रहा है, या अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रो नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये है कि रेट कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार है, इन्फ्लेशन या ग्रोथ? दोनों को ख्याल में रखे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। निरंजन जी ने जो बोला है उनका सेक्टर के लिए बहुत वैलिड है, क्योंकि उधर ईएमआई रेट में बहुत 10 रुपए का कमी होगा पर लाख ऑफ रुपीज लोन, उसमें बढ़ावा होगा। बट ओवरऑल आप देखेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना बहुत बहुत जरूरी है आज का दिन में, क्योंकि जो कंट्री ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया है उनका हाल क्या होगा आपको मालूम है। और एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ये Q1 का रिजल्ट जो बताया गया है, ओवरऑल एग्रीगेट बैंक क्रेडिट इज वन आइटम पिछले साल Q1 में तकरीबन 13.4%, 13.4% ग्रोथ था पिछले साल में Q1 में। बट दैट इज वन आइटम वेयर द ग्रोथ इज 16.2% इन द करंट ईयर। मतलब बैंक क्रेडिट का बाकी सब भी आप नेगेटिव बोलेगा, एक आइटम में मतलब क्या होगा? बैंक से लोग तो पैसा ले रहे हैं जी, तो पैसा आप इंटरेस्ट जितना भी रखेगा, जिसको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए वो लेने वाला ही है।
तो उसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट बहुत कम करने से कुछ डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि देन एनपीएस विल इंक्रीज फॉर द बैंक्स। सो राइट, सी आप अगर बैंक का हाल देखना चाहिए, ये इंटरेस्ट रेट के बारे में देखेगा तो हमने इतना तकलीफ उठा के 5-6 साल लेके हमने एनपीए कंट्रोल में लेके आया है, उसको अभी कुछ भी हालत में खराब नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल इन द कंज्यूमर एरिया, आई रियली, बिकॉज इंडिया हैज गॉट मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। जो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनके लिए इन्फ्लेशन का बहुत असर है। उनके लिए सरकार को डायरेक्टली कुछ भी जो भी करना है उसका रोटी कपड़ा मकान के लिए जो करने का करते रहना चाहिए। जैसे नरेंद्र साहब ने बोला अफोर्डेबल हाउसिंग इट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया, तो इंटरेस्ट सबवेंशन दे दो उधर, कोई भी उसका कंप्लेन करने वाला नहीं है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले को भी उतना ईएमआई रहेगा और महल बनाने वाले को भी सेम ईएमआई रहेगा, वो अलग करना चाहिए। उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, तो मैं उनका सपोर्ट में हूं उसके लिए। पर इन्फ्लेशन वर्सेस दिस आप अगर बात करेगा, हम रेट को, आरबीआई को मैं सम्मान देता हूं कि हम उनको, मैं मानता हूं कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करने दो ऐसा, हमको उसको बीच में नहीं पड़ने का है seriously, because this country's the greatest advantage is a banking system. In America, banks are collapsing. China, I don't have to talk about it. One of the better countries in the world, thanks to people like Mr. Sunil Sundaram. अभी एक वार्निंग लेटर भेजा है सर, आई वांट यूएस बैंकिंग रेगुलेटर ने एक वार्निंग लेटर भेजा वहाँ के सारे रीजनल बैंक्स को कि अपनी अपनी बुक चेक करो, कुछ गड़बड़ होने वाला है फिर से। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा सिस्टम अपने यहाँ से कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, या कह सकते हैं उनका तरीका इस तरीके का वैसे करते हैं। ये सुनील सर आपके पास ही आ रहा हूँ, इस पे भी कमेंट आपको चाहिए, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ठीक है, उनको लग रहा है कि उनको भी लगता है कि थोड़ा रेट कट होना चाहिए। वैसे सर महंगाई हो गई, 10% है मेरा होम लोन सर, 9.9% मैं पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है ये। पहले आपके वो जो क्वेश्चन आपने उन्नी कृष्णन सर को पेश किया था, उसकी रिप्लाई दे देता हूँ मैं। देखिए, इंडिया जैसी देश में इंटरेस्ट रेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं। क्यों? कि 60% हमारी इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है, चाहे वो फूड के कारण हो या इंपोर्टेड क्रूड के कारण हो, उसका इंटरेस्ट रेट का कोई उसमें असर नहीं पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट टूल आरबीआई को यूज करना चाहिए खाली डिमांड को बढ़ाने के लिए, सो दैट जीडीपी ग्रोथ इज सस्टेन। क्योंकि इन्फ्लेशन इंपोर्टेड या सप्लाई शॉर्टेज, मॉनसून रेनफॉल, उसके कारण बढ़ेगा या गिरेगा, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो एज अ डेवलपिंग नेशन हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करना ही पॉलिसी होना चाहिए। खाली ये कि शायद करेंसी का एक रेट होगा आरबीआई के मन में, उसके कारण इंटरेस्ट रेट को थोड़ा एडजस्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का एज अ ग्रोथ कंट्री लाइक इंडिया, हम डिमांड को जितना बूस्ट कर सकते हैं उसी पर कोशिश होनी चाहिए। दैट्स नंबर 1 आंसर आपके जो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा, मार्केट की उम्मीद, मेरे ख्याल में अभी ये जो डेटा आए हैं और जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं उसके मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मार्केट ऑफ कोर्स इस हालत में रेट कट की फैक्टर नहीं है, रेट पॉज की ही आज एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, क्योंकि फेड ने जो उधर बैठक में बताया उसकी भी व्यूज उतनी नेगेटिव नहीं थी। सेकंड, डेटा भी जो आया थोड़ी स्लो डाउन की डेटा आई है, तो ये डर कि फेड आने वाले दिन में बहुत ज्यादा रेट हाइक करेंगे वो अब तक शांत है। तो उस चीज में अभी के लिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन आरबीआई का पॉज ही है, और फेस्टिवल सीजन के कारण लिक्विडिटी पे थोड़ी एक्शंस ले सकती है, मगर एज फार एज दी रेट एक्शन इज कंसर्न अभी मार्केट में आरबीआई का एक पॉज स्टेटस ही एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट पॉज कर रही है। साक्षी, 2 चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक, मुझे ये समझाइए कि एक जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर मैं देख रहा था ये काफी एलिवेटेड है, इसको मुझे आप एक्सप्लेन करिए। और दूसरा, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, ये क्या रीजन, मतलब ये चिंता के कारण है क्या दोनों? तो नीरज जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि इस साल फिस्कल प्रेशर्स हैं। अगर आप टैक्स के साइड से देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस जो है, जुलाई तक का जो डेटा हमारे पास है उसमें आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस बहुत ही ज्यादा कम है, उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा लो है। इनकम टैक्स कलेक्शंस भी जो रीसेंट डेटा आया है जुलाई के लिए सिर्फ आप देखेंगे वो भी नंबर कम आया है।
तो टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इकोनॉमी के साथ इसकी लिंकेज करने की कोशिश करती हूँ तो ये मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा कंजम्पशन का स्लो डाउन हो रहा है या इनकम का स्लो डाउन हो रहा है, राइट? दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है क्योंकि मॉनसून की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो रहे हैं, सप्लाई साइड की वजह से हैं, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट बैन के फॉर्म में हो, चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो। इन सब चीजों का भी जो है फिस्कल प्रेशर जो है वो आएगा। तीसरी बात ये है कि अभी हमने देखा है, अभी गवर्नमेंट ने एलपीजी टैक्स कट किया है, वो कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए किया है। हम प्री इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, ग्रोथ जो है वो सिक्लिकल, मैं मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक की बात नहीं कर रही हूँ जहां पे इंडिया की ग्रोथ पीएलआई और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से सपोर्ट हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 6 to 12 months। देयर इज अ प्रॉब्लम इन ग्रोथ इन नेक्स्ट 6 to 12 months व्हिच आई थिंक हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी से। ऑफ कोर्स वी विल बी स्लाइटली बेटर, बट एक स्लो डाउन जो है वो होगा ग्रोथ में, जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे, राइट? लेबर मार्केट की आप सिचुएशन देखिए, आईटी हायरिंग आप देखिए, आईटी हायरिंग इंटेंशंस लास्ट 6 महीने में उसमें हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है। आप मनरेगा डिमांड देखिए, जो रूरल का आपको हेल्थ बता रहे हैं, रूरल लेबर मार्केट की क्या सिचुएशन है, वहां पे आपको स्ट्रेस दिखाई देगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं फिस्कल प्रेशर्स की बात करूं तो क्लियरली टैक्स के साइड पे यस, कलेक्शंस के टर्म्स में देयर इज अ कंसर्न, और दूसरी साइड पे आपको एक्सपेंडिचर भी करना है। बट एक बात जो अच्छी है, जो ये फिस्कल डेटा आया है, जो हमें उसमें एक बात जरूर ये अच्छी है जो हमें देखने को मिल रही है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, अगर आप उनका केपेक्स स्पेंडिंग उठा के देखेंगे पिछले 4 महीने का, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन लास्ट ईयर। बहुत ज्यादा फ्रंट लोडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केपेक्स, ओवरऑल केपेक्स स्पेंडिंग की। जी अच्छा, मैं इसमें नंबर रख दूं लोगों के सामने कि जो फिस्कल डेफिसिट का Q1 का नंबर है वो 6.06 लाख करोड़ का है। YOY कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल, 3.5 लाख करोड़ से हो गया है। और ये टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है उसका 34% के आसपास है। फर्स्ट क्वार्टर में मैं आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये नंबर इस तरीके का है। इसी नंबर्स में एक अच्छा नीचे नंबर है कि कैपेक्स 3.17 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.09 लाख करोड़ का था। तो जो उन्हीं कृष्ण सर कह रहे हैं कि वहाँ तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये नंबर थोड़ी चिंता दिखाता है कि हालांकि ऐसा कई बार होता है कि फ्रंट लोडिंग करती है गवर्नमेंट, शुरुआत के समय में खूब खर्चे वगैरह करती है तो डेफिसिट आपका बढ़ता है, लेकिन अब इसके दूसरे तीसरे क्वार्टर में जाके इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा पता नहीं। एलपीजी वाले में साक्षी जी थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। अभी करंट एलपीजी सब्सिडी जो है वो 850 करोड़ है, जो कि सिर्फ उनको दी जा रही है उज्ज्वला वालों को, और उज्ज्वला का स्ट्राइक रेट 70% है। 9.5 करोड़ में से 70% लोग ही रिफिल करा रहे हैं, बाकी नहीं करा पा रहे हैं। तो और जो अभी कट किया गया शायद इसका बोझ अब कंपनियां उठाएंगी, तो जो ओएमसीज हैं इनके निवेशकों को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। सरकार ने अपने ऊपर लिया नहीं, उसने उधर सीधा उधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसने कट किया है तो बर्डन कंपनी के ऊपर आएगा ना कि सरकार के ऊपर आएगा। लेकिन बहुत सारे इसमें फैक्ट जो हम लोग देख रहे थे, इसमें स्पेंडिंग वाले में भी बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है, सरकार की स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये एक चिंता ज़रूर बन रही है जो साक्षी ने गई। इसको मैं एक ब्रेक के बाद एक्सप्लोर करूँगा, जिसमें मैं शायद हिरनदानी जी के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि जो बल्क में नंबर हम देखते हैं वो शायद ट्रू पिक्चर पेश नहीं करते हैं। वो साक्षी जी जो कह रही है ना कि आप छोटे छोटे पॉकेट में जाएंगे तो स्ट्रेस है, और बल्क नंबर जब आप देखते हो तो वो आपको बहुत ख़राब नहीं दिखता। तो उसका शायद रीज़न है कि प्रीमियमाइजेशन में आप नंबर ले आते हैं, है ना। एक 10 करोड़ का एक फ्लैट बेचा आपने तो आपका बड़ा नंबर दिखा, और उतने में तो आप 25 फ्लैट बेचते, वो बिक नहीं रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमी में वन साइडेड ग्रोथ का भी एक इशू हो रहा है क्या, ये मेरा सवाल है, व्यू नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो चर्चा कर रहे हैं जो नंबर्स आए हैं Q1 में, वो 7.8% आया है, जो आरबीआई के अनुमान से स्लाइटली बिलो, अदरवाइज नंबर में कोई दिक्कत नहीं। इंटरनल जब आप देखेंगे तो एक आध पॉकेट को छोड़ दें तो नंबर अदरवाइज काफ़ी बेटर दिख रहे हैं। और जब आप पिछले साल किसी क्वार्टर से कंपेयर करते तो हाई ग्रोथ बेस का नंबर था, उस वजह से आपको ये नंबर दिखेगा। 19 ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उससे मैं सहमत भी हूँ कि
1 लाख करोड़ का एडिशनल कैपेक्स इसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर देखना तो नंबर के हिसाब से वो ठीक रहेगा। लेकिन जो हम लोग ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे सर, उसको मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ। जो हिरेंदानी जी का कंसर्न है और जो सुनील जी का भी कंसर्न है कि आपको कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए अपनी मनी फ्लो को मैनेज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस समय जो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं उसमें एक प्रीमियमाइजेशन का फैक्टर आ गया है कि बल्क नंबर में तो सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो लगभग वैसे ही आ रहा है, बढ़ के भी आ रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर नहीं है। और ये जो रूरल पिकअप कर रहे हैं, मैं कई क्वार्टर सुन रहा हूँ लेकिन वो पिक कर नहीं पा रहा है। क्या ऐसा है चिंता? एक हमें तो ऐसा तो कुछ चिंता नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि जो तरीके से कुछ आइटम की प्राइस बढ़ गए थे रिसेंटली, जो कंज्यूमर का हाथ में, हमें छोटे छोटे आइटम रहेगा। टमाटर का प्राइस अभी 200 हो गया, कुछ मैकडोनल्ड्स ने तो बाकी बड़े बड़े रेस्टोरेंट ने टमाटो इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ये सब चीज जो मन पे जो छोटे आइटम से इंपैक्ट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट हो सकता है। तो सरकार को इन्वॉल्वमेंट और दे हैव टू intervention of the government in controlling the consumer price index has got to be inflationary. It's not RBI which is going to be controlling. That's point number one which I want to say. दूसरा, जैसे साहब ने, निरंजन जी ने बताया, हमको जहां कम ब्याज में पैसा मिलना चाहिए, जैसे एमएसएमई के लिए, मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ऐसा जो भी चीज के लिए जहां हमको कम ब्याज में पैसा देना चाहिए, लोन देना चाहिए, वो जरूर कम करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सिस्टम जो चल रहे हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। पर आप जैसा बोला कि कंजम्पशन के बारे में वरी है क्या, मेरे को तो कुछ वरी नहीं है इस साल में। वरी इसलिए है कि जो तरीके से पूरा ये अगस्त महीने का बरसात का कमी हुई है अक्रॉस द कंट्री, बारिंग में भी 3-4 स्टेट में जहां प्रॉब्लम था, फ्लड्स का प्रॉब्लम था, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, manufacturing states, and where people are their majority population, उधर rain monsoon is very low. ये अगस्त में अगर हम मेकअप नहीं कर पाएगा, across the country the agricultural related income will certainly come down, and that is something of a worry for me. Serious worry है आज का दिन में. Availability of water and also how it's going to be managed for agriculture. तो agriculture grew in the first quarter, पिछले साल का तुलन करेगा तो ग्रोथ है, पर आगे जाके 3 क्वार्टर में क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर से 2 चीजें, उसमें अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो तकरीबन 40% लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है आज का दिन में अपना कंट्री में, उनका हाथ में अगर पैसा नहीं रहेगा तो खरीद कैसा होगा? देयर इज अ चेन इफेक्ट ऑफ दैट। उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट से बहुत सारे गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक हमारा वरी है, जरूर वरी है। उसके लिए क्या जो भी करना चाहिए सरकार को लीड लेके करना चाहिए। बट मेरा एक उसमें पॉजिटिव भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन का साल आने वाला है, आगे कभी भी हो सकता है, दिसंबर में होगा भी लोग बोलते हैं, अगले साल में होगा भी लोग जो भी हो, सरकार जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नॉर्मल जो वोटर, मेजोरिटी लोग वोटर के लिए अच्छा ही करने वाले हैं, इसलिए मेरे इतना वरी नहीं है, थोड़ा बहुत वो लोग संभालेगा। So that is an area, and third area which one should worry about is that projects का जो नए जो प्रोजेक्ट्स का जो डिक्लेरेशन होगा, नॉर्मली आचार संहिता आने के बाद में लोग बंद करते हैं, पर दिसंबर तक हो जाएगा। हमारा इधर उतना तो कमी नहीं है, ऑलरेडी इतने ऑर्डर हो चुके हैं, जैसे आपने वो 19 सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑर्डर बुक तो एकदम लबालब भरी हुई है, 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें तो इश्यू नहीं है। इशू कहाँ रहा, मैं वो सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ। हिरेंद्र जी आपसे सवाल है, देखिए मोबिलिटी की कॉस्ट और सर्विसेज की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो स्टिकी है, वो नीचे नहीं आ रही, वो ना आएंगे नहीं, उसी को तो हम लोग कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं कि वो स्टिकी है, वहाँ पर रुक गया है वो। और रूरल इनकम उतना बढ़ी नहीं है, तो अब या तो महंगाई कम हो जाए अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, यानी या तो मेरा आप अप्रेजल बहुत अच्छा कर दीजिए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन कुछ भी हो। अगर अप्रेजल अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन नीचे लाइए, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा, वो स्टिकी है। ये समस्या जिसमें जो अभी 19 सर कह रहे थे ना कि यूनिवर्सल ग्रोथ मॉडल से नहीं चल सकते, इंटरवेंशन करना पड़ेगा आपको। तो जो आप यही तो आप कह रहे हैं कि सरकार को इंटरवेन करना चाहिए कि मासेस के पास कंजम्पशन की पावर आए। कैसे आएगा ये वो सोचें। नीरज जी, आपने बहुत ही सही बताया, और उन्नी कृष्णन जी भी वो ये बात क्लियर स्पष्ट के हैं, पर मैं एक दूसरे तरीके से वही बात कहना चाहता हूँ।
आरबीआई के पास पावर है मॉनेटरी इंटरवेंशन की, उनके पास फिस्कल इंटरवेंशन की पावर नहीं है। हमारे जो इन्फ्लेशन आज की तारीख में है वो ज्यादातर फूड इन्फ्लेशन या इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर ज्यादा है। इसलिए ब्याज सिर्फ बढ़ाने से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। जो करना था वो आरबीआई ने सही किया है, अब उनको रिवर्स करने की जरूरत है, एटलीस्ट सेक्टोरल रिवर्स करने की बहुत ही आवश्यकता है। समझेंगे कि आप ग्रोथ हो रही है इसलिए हम ब्याज बढ़ा के रख सकते हैं और इन्फ्लेशन को उस तरीके से कंट्रोल करने से, वो गलत है मेरे अंदाज से, क्योंकि आप फूड का इन्फ्लेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन के ऊपर आपका इन ब्याज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे अंदाज से आप जब तक इसकी डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का कोई मार्ग नहीं कराएंगे, आपको जो लोएस्ट इनकम जो लोग हैं या सेक्टरल जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो नहीं हो सकता। जैसे अभी आज देखिए रिसेंटली जो इंटरवेंशन किया वो आरबीआई ने नहीं किया टमाटर या अनियन और ये सब कम करने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल इंटरवेंशन किया। और ब्याज बढ़ाने से कोई शुगर के दाम कम नहीं हो सकते, टमाटर के भाव कम नहीं हो सकते, पेट्रोल के भाव कम नहीं हो सकते। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ फिस्कल इंटरवेंशन। इसलिए ये जो जवाबदारी आरबीआई ले रही है वो सही है, दैट इज देयर ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आरबीआई, लेकिन they are not able to do what India needs. India needs both fiscal intervention along with monetary intervention. और वो आज की तारीख में मैं समझता हूँ continuous high price interest rates for affordable housing और कंपैरिजन इसमें 2-3 और भी क्षेत्र हैं जहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पब्लिक के इंटरेस्ट है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में जो इसेंशियल नीड्स है वहां चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो इसलिए it is a combination of factors which will create both growth and inflation control, not by only RBI interest rate. It has to be agreed, sir. Sir, मैंने एक सवाल के रूप में आपसे लोगों से जो पूछा था कि ब्याज दर कैसे तय होंगी, ग्रोथ से या इन्फ्लेशन से? You have to reduce interest rates to create growth. Actually, नहीं सर मेरा सवाल, मैंने जो सवाल पूछा था दरअसल वो मेरा एक इन अ वे मेरा जर्नलिस्ट के नाते मेरा व्यू भी है वो, कि अगर आप ग्रोथ बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है तो फिर इन्फ्लेशन की मैं चिंता क्यों करूं या ब्याज दर में क्यों कम करूं, ग्रोथ तो हो ही रही ना। मुझे लगता है ये गलत अप्रोच है। नहीं, हम दोनों इवन ग्रोथ अगर हो रही कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव। हिरंदानी सर सुनिए, तो मैं तो आपके फेवर की बात कर रहा हूं कि ग्रोथ देख के अगर आप ये रेट तय कर रहे हैं तो ये रॉन्ग अप्रोच होगा, क्योंकि अनइवन ग्रोथ हो रही है। मैंने कहा ना, बल्क नंबर में देख रहा हूं, हिरंदानी जी ने 500 फ्लैट बेचे तो मैं बहुत खुश हो गया, बट वो फ्लैट कौन से बिके ये भी तो देखिए ना आप। तो अगर आप केवल 20% की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं वो रॉन्ग अप्रोच है। इसलिए शायद जो डिफरेंशियल रेट की बात हो रही वो आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज आगे जाते हुए कंजम्पशन ड्राइव नहीं कर पाएंगे आप। ये मैं इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि 10% पर होम लोन लेकर के कोई आदमी मकान तब बनाएगा जब उसकी सैलरी भी उतनी बढ़ रही हो, वरना वो 10% पे होम लोन लेके मकान नहीं बनाएगा इंडिया में। उसको 7-6% वाले की आदत है और वो जेन्युइन है, क्योंकि आपकी सैलरी की क्या जनरली अप्रेजल रेट क्या होता है 5%, 6%। आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते तो 10% का होम लोन कैसे मैं दूंगा? ये जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। अगर आरबीआई नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट एड्रेस करे। सुनील जी, लेकिन एक पैराडॉक्स है यहाँ पे। मैंने कम से कम 2-3 दर्जन माइक्रो फाइनेंस और एसएमई लेंडर्स के इंटरव्यूज किए हैं। जब रिजल्ट आए वो तो इतने बुलिश हैं कि अगले 3 साल तक तो कोई चिंता ही नहीं, मेरे को इतना भयानक डिमांड आ रही है एसएमई सेक्टर से, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से। ये क्या है? सवाल ठीक से समझा नहीं, तब रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि जो हम लोग ये कंसर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हिंटरलैंड में जाके या मास्टर्स में जाके, लेकिन जो एसएमई फाइनेंसर्स हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत भयानक ग्रोथ है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं। बड़े बैंक चिंता करें, उनका निम खत्म हो रहा है या उनकी ग्रोथ पे शायद इम्पैक्ट आ सकता है। नहीं, जरूर इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, मगर देखिए ये इंटरेस्ट रेट की बात जो हो रही है, एक्चुअली ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की, एक्चुअली इवन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में देखें तो 7 लाख से ज्यादा जो कार बिकती है एसयूवी, वहां पे डिमांड जबरदस्त बढ़ रही है।
मगर एंट्री लेवल कार्स और टू व्हीलर्स में आपको स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि मैं कहूंगा, एक है इंटरेस्ट रेट की बात, दूसरी है कॉन्फिडेंस, यानी मास जनता में एक खरीदने की कॉन्फिडेंस अभी वापस नहीं आई है, क्योंकि उनकी फ्यूचर, जैसे रूरल में अभी मॉनसून ठीक नहीं है, तो उनकी फ्यूचर में भरोसा बढ़ गया, तभी वो जाके खरीदारी करेंगे। तो एक प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट का है, मगर दूसरा प्रॉब्लम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है। और जो लोग अच्छी तनख्वाह है आईटी सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो हाई एंड इनकम है, उनकी इनकम में ग्रोथ हो रही है और वो हायर लेवल ऑफ हाउसिंग और हायर गाड़ी खरीद रहे हैं, वहां पे दिक्कत नहीं है, और वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं है। मगर जो मास मार्केट में है ना, वहां पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, मगर ये फेस्टिवल सीजन के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद कोई भी फेस्टिवल सीजन अभी तक एक उम्दा फेस्टिवल से नहीं रहा है। शायद इस साल ये फेस्टिवल सीजन में हमको आंकड़े दिखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तीसरी बात है कि इलेक्शन की साल है ना, तो गवर्नमेंट भी ज्यादा पैसा अवेलेबिलिटी जनता में करेगी, चाहे वो सब्सिडी को बढ़ा के या एलपीजी की प्राइस कट करा के, जो भी चीज है इलेक्शन के टाइम में अब ऑलवेज गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंस बढ़ता है, जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखेगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि अगले 2-3 क्वार्टर में ये इलेक्शन इंपैक्ट और ये वाली फेस्टिवल सीजन के इंपैक्ट के कारण थोड़ा ये के शेप्ड रिकवरी से थोड़ा सुधार होता है और मोर फेस होता है कि नहीं। तो क्योंकि गोल्ड लोन की डिमांड देखिए जबरदस्त है, बाकी जो चीज लोगों को खरीदना चाहिए वो गोल्ड को गिरवी रख के खरीद रहे हैं, वहां पे ग्रोथ दिख रही है मुझे। तो मेरे को ये कि कंज्यूमर जो गाड़ी खरीद रहा है, जो भी है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, और मॉनसून फेलियर के कारण उनकी इमोशनली वो इम्पैक्ट हो रही है कुछ भी अपग्रेडेशन या खरीदारी करने की मास लेवल। हाँ, मतलब गोल्ड लोन की ग्रोथ इतनी हो रही है तो वो पता नहीं, मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती। गोल्ड लोन की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, रियल मनी ग्रोथ होनी चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि फेस्टिवल, सर उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये होता है कि मान लीजिए 5 करोड़ मर्चेंडाइज बिके फेस्टिवल सीजन में, YOY 20% की ग्रोथ। लेकिन जब हम उसको ये कन्वर्ट करते हैं कि उससे वैल्यू कितनी जनरेट हुई, पता लगा पिछले साल के बराबर ही है। डिस्काउंट देके बेचा या सस्ता बेचा, तो रियल ग्रोथ दोनों चाहिए मेरे को। मुझे चिंता ये है, पिछले कई बार से ये हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद ये एक एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर बहुत अनइवन ग्रोथ बहुत लंबे समय तक चल रही है तो फिर मुश्किल आएगी, क्योंकि डिमांड को ड्राइव करना है आपको, तभी बढ़ेगी। FMCG कंपनीज को देखिए, वो पिछले कम से कम 5-6 क्वार्टर से वो इंतजार कर रहे हैं कि रूरल ग्रोथ पिकअप करे। हर बार वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ पिकअप कर रही है, बट एक्चुअली पिकअप नहीं हो रही वहाँ पे। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कंसर्न है। और जो हिरंदानी जी कह रहे हैं ना कि डिफरेंशियल रेट की ज़रूरत है, वरना हाउसिंग, मास हाउसिंग पिकअप करना बड़ा मुश्किल है। सर 5% के अप्रेजल और 10% के होम लोन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए संदेश।